तुकाराम और सुखीराम दो भाई थे। तुकाराम स्वभाव का लालची और बहुत ही मतलबी इंसान था। बहुत सारा धन होने के बाद भी उसका लालच कभी कम नहीं होता था। वहीं सुखीराम गरीब परिवार में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहा करता था, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा आदमी था। सुखीराम के पास परिवार को चलाने के लिए तुकाराम से मिला हुआ केवल एक खेत का आधा हिस्सा ही था। ऐसे ही एक दिन सुखीराम जब खेतों में हल चला रहा होता है, तभी तुकाराम वहाँ आता है और बोलता है, तो सुखीराम, कैसा चल रहा है खेत का काम? मुझे मेरी खेत की जमीन का कर्ज भी चाहिए। भैया, मैं जल्दी ही आपका कर्ज भी दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे मेरा पैसा दे दो। इतना कहकर तुकाराम वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लक्ष्मी सुखीराम के लिए खाना लेकर आती है और बोलती है, जी हम इस खेत पर इतनी मेहनत करते हैं, फिर कहीं जाकर हमारा खेत हरा भरा हो पाता है। तुकाराम भैया ने पहले ही चला के हमारी सारी जमीन हड़प ली और जमीन के नाम पर हमें बस खेत का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया है। उसमें भी हर महीने खेत के टुकड़े का ये हिस्सा हमसे किराया लेते हैं। आप कभी अपने भाई से कुछ कहते क्यों नहीं है? लक्ष्मी, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता। तुम चिंता मत करो, देर से ही सही पर हमारे जीवन में भी खूब रोशनी होगी। सुखीराम की बात सुनकर लक्ष्मी शांत हो जाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी खेत में ही खाना खाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। सुखीराम इतनी मेहनत और लगन से खेती में काम किया करता था कि वह जितनी भी खेती करता उससे उससे आराम से इतना धन प्राप्त हो जाता था कि वे अपना खर्चा पानी कर सके और तुकाराम को उसका किराया भी दे सके। ऐसे ही तुकाराम एक दिन अपने घर में बैठा बैठा सोचता है, वैसे तो मैं अपने भाई से उस जमीन के टुकड़े का किराया ले ही रहा हूँ। अब अच्छा होगा कि मैं उस जमीन को पूरे तरीके से अपने नाम कर लूँ। मैं बड़ा भाई हूँ, सब कुछ मेरा है। वैसे भी सुखीराम पढ़ा लिखा तो है नहीं और उसकी बीवी भी अंगूठा छाप है। मैं उन दोनों से जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर सारी जमीन अपने नाम कर लूंगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही एक दिन तुकाराम सुखीराम और लक्ष्मी के नाम से जमीन के कागजात बनवाता है, जिन्हें लेकर तुकाराम सुखीराम के घर जाता है और बोलता है, सुखीराम, इन कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दो और लक्ष्मी तुम भी कर दो। इन कागजों में क्या लिखा है भैया, थोड़ा पढ़कर बता देंगे आप? इन कागजात में लिखा हुआ है कि अब से मैं तुम लोगों से जमीन का किराया नहीं लूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे हिस्से की जमीन को तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मैंने आज तक तुम लोग के साथ गलत किया, इसलिए अब मैं अपनी गलती को सुधार रहा हूँ। तुकाराम की बात सुनकर सुखी और राम लक्ष्मी खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी कागजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब सुखीराम और लक्ष्मी खेत पर काम करने के लिए जाते हैं, तभी तुकाराम वहाँ पर आता है और बोलता है, कैसा चल रहा है फिर खेत का काम? बहुत अच्छा चल रहा है भैया। तो इस बार जो फसल होगी उसका सारा पैसा मेरा। अरे वो क्यों भाई साहब, इस पर जो हम खेती करते हैं उसका पैसा हम आपको क्यों दें? उस ऐसे पर तो हमारा हक है। इन कागजों की हैसियत से। ये तो वही कागजात है ना जिन पर आपने कल हमारे हस्ताक्षर करवाए थे। सच सच बताइए तुकाराम भाई, आपने इन कागजात पर क्या लिखवाया है? इन कागज में लिखा हुआ है कि अब तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। जितनी भी जमीन थी ना तुम दोनों के नाम, वह तुमने सब कुछ मेरे नाम कर दिया। इस हिसाब से अब जिस जमीन पर तुम दोनों खेती कर रहे हो ना, वह जमीन भी मेरी है। यानी कि तुम दोनों हुए मेरी जमीन पर काम करने वाले नौकर। इसलिए नौकरों को कभी फसल का रुपया पैसा नहीं मिलता, नौकर को बस काम करता है। भैया, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अरे मैं आपका सगा भाई हूँ, कम से कम एक बार मेरे घर परिवार का तो ख्याल किया होता। जो ख्याल करना था मैंने कर लिया। अब चुपचाप दोनों काम करो, क्योंकि काम नहीं करोगे तो फिर खाने के लिए तुम्हें दाना पानी कहाँ से मिलेगा। इतना कहकर तुकाराम सुखीराम को वहाँ से भगा देता है। दुखी सुखीराम अपने घर पर जाता है। अपने भोलेपन की वजह से अपने भाई से मिले इस धोखे के बाद सुखीराम का बसा बसाया जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी बीच लक्ष्मी गर्भवती हो जाती है। अब सुखीराम को अपनी पत्नी की भी और ज्यादा चिंता सताने लगती है, जिसके चलते एक दिन सुखीराम गांव के बड़े जमींदार के पास जाता है और हाथ जोड़ते हुए बोलता है, जमींदार जी, मुझे अपने खेतों में काम पर रख लीजिए, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरी पत्नी गर्भवती है और मेरे घर पर उसका पेट भरने के लिए एक दाना तक नहीं है।
मुझ पर थोड़ी कृपा कीजिए जमींदार साहब। अरे इतना हाथ पैर मत जोड़ो। तुम मेरे खेत में काम करोगे तो मुझे तो खुशी होगी। कल से काम पर आ जाना। और हाँ, ये लो कुछ पैसे, आज रात का खाना मेरी तरफ से, खुद भी खा लेना और अपनी पत्नी को भी खिला देना। सेठ की दरियादिली देखकर सुखीराम बहुत खुश होता है और पैसे लेकर घर पहुंचता है, जिसके कई दिनों के बाद सुखीराम और लक्ष्मी का पेट भर खाना खाते हैं। अगले दिन से सुखीराम जमींदार जी के यहाँ खेतों पर काम करने लगता है। सुखीराम खेतों पर इस कदर मेहनत किया करता था कि खेतों में उगने वाला हर पौधा शान से लहराता है। लगातार मेहनत करने के बाद जमींदार के खेतों में सुखीराम के द्वारा की गई फसल लहराने लगती है। इतनी सुंदर फसल आज से पहले जमींदार के खेतों में कभी नहीं हुई थी। फसल की कटाई का समय आता है। जमींदार को फसल का अच्छा खासा दाम मिलता है। तभी जमींदार सुखीराम से बोलता है, सुखीराम, तुम्हारा तो तुकाराम नाम का भाई है ना, उसके पास तो इतना धन दौलत है, तो क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें तुम्हारे हक का जमीन जायदाद नहीं दिया? जी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी मरते मरते सब कुछ मेरे बड़े भैया के नाम ही कर गए, तो जिस चीज पर मेरा हक ही नहीं है मैंने उनसे कभी मांगी भी नहीं। सुखीराम अपने भाई की बेइज्जती ना करते हुए उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर वहाँ से चला जाता है। जमींदार को सुखीराम की बात कुछ हजम नहीं होती। अगले दिन जमींदार किसी कानूनी काम से कचहरी जाता है, जहाँ वह तुकाराम को वह वकील के साथ बात करते हुए देखता है। कुछ देर बाद तुकाराम वहाँ से चला जाता है। जिस वकील से तुकाराम बात कर रहा होता है वह वकील जमींदार का अच्छा दोस्त था। जमींदार उसके पास जाता है और तुकाराम के बारे में पूछता है। तभी वकील उसे तुकाराम का सारा सच बता देता है और जमींदार को बोलता है, अच्छा तो ये बात है, इतना बड़ा धोखा दिया है इसने सुखीराम को। बेचारा सुखीराम इसके खिलाफ एक बुरा शब्द तक नहीं बोला। सुनो मेरी बात, अब जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा करना। इस धोखेबाज आदमी को हम धोखे से ही ठगेंगे और सुखीराम को इंसाफ दिला कर रहेंगे। उसे उसका हक जरूर मिलना चाहिए। जमींदार सुखीराम को इंसाफ दिलाने के लिए वकील के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। अगले दिन वह तुकाराम के घर जाता है और बोलता है, तुकाराम साहब, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। अरे क्या हो गया वकील साहब? तुकाराम साहब, आपकी जो जमीन है वह सारी की सारी सरकारी जमीन के अंतर्गत आ गई है। कहने का मतलब यह है कि अब आपकी सारी जमीन सरकार के पास चली जाएगी और आपको उसकी एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतने बड़े वकील हो, कोई ना कोई हल तो होगा ना इस मुसीबत का। मैंने सारी कोशिश करके देख ली, अब तो आपको बस जमींदार साहब ही बचा सकते हैं। मैं उनसे सारी बात कर लूंगा। उनकी सरकारी दफ्तर में बहुत अच्छी जान पहचान है, वह आपकी जमीन को बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी सारी जमीन के कागजात उनके नाम करने होंगे। वो आपको आपकी जमीन वापस दे देंगे। अब आप देख लीजिए कि आपको सारी जमीन गंवानी है या फिर बचानी है। अपनी जमीन जाने के डर से तुकाराम वकील की बात मान जाता है और अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात वकील को दे देता है। वकील उन सारे कागजात को ले जाकर जमींदार साहब को दे देता है, जिसके बाद वो जमींदार वकील से उन कागजों को सुखीराम के नाम पर बनवाने के लिए वकील को दे देते हैं। जिसके बाद बड़ी ही चालाकी के साथ वकील उन पर तुकाराम के दस्तखत ले लेता है। जिसके बाद जमींदार लक्ष्मी और सुखीराम को लेकर तुकाराम के घर पहुंचता है और बोलता है, चलो तुकाराम, जल्दी से यह घर खाली करो। यह घर अब सुखीराम और उसकी बीवी का है। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप जमींदार साहब? ये भूखे नंगे मेरे घर में क्या कर रहे हैं? वकील साहब अंदर आ जाइए, कागज साथ लेकर आइए, जरा तुकाराम को सच बताइए। जमींदार की आवाज देने पर बाहर खड़ा वकील घर के अंदर आता है। जिसके बाद वकील सभी के सामने सारा सच बताता है। तभी जमींदार बोलता है, बुरा लग रहा है ना? जब खुद के साथ धोखा होता है तभी एहसास होता है कि धोखा करना कितना ज्यादा हानिकारक होता है। सुखीराम और लक्ष्मी को जब सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने उन्हें मरने को छोड़ दिया। इसलिए मैंने सुखीराम को इंसाफ दिलाया और अब तुम जाओ जेल की सलाखों के पीछे। इस तरह जमींदार तुकाराम को पुलिस के हवाले कर देता है और सुखीराम का जीवन फिर से सुखी हो जाता है।